नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज की और अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश की लोकसभा ने इतिहास रचा है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ, सभी के सहयोग के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है। 454 वोट पड़े हैं इस बिल के पक्ष में। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 वोट, विरोध में 2 वोट पड़े हैं। एक बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला लोकसभा में पास हुआ। 2/3 बहुमत से पास हुआ महिला आरक्षण बिल, जिसके समर्थन में पड़े हैं 454 वोट। वो बिल जिसको वक्त वक्त पर लोकसभा में लाया भी गया तो कभी कोई हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन आखिरकार लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। उस पर बहस हुई, चर्चा हुई, हालांकि कुछ सवाल भी उठे, उन सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन लब्बो-लुबाब और अमृत ये निकलकर सामने आया कि यह बिल पास हो चुका है और अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। एक तरफ महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ है तो दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल जवाब भी बहुत सारे हुए। बिल को कमजोर भी बताया गया, बिल को थोड़ा कम भी बताया गया। विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार कोई बिल लाना ही था तो आज तक क्यों नहीं लेकर आए, पहले लेकर आते ताकि जल्दी इसका फायदा मिलता। सेंसस के बाद, जिस सेंसस में आजादी के बाद हर 10 साल बाद होता है, 2021 में होना था, अभी तक 23 खत्म होने को आई, अभी तक सेंसस नहीं हुआ, ये भी नहीं पता आगे कब करेंगे। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद ये रिजर्वेशन बिल लागू होगा, तो ये 5-6 साल तक तो कहीं पे लागू हो नहीं रहा है। तो फिर आपने जो 10 साल पहले वादा किया था, पौने 10 साल जब 6 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, तो आपको ये बिल लाने की क्या जरूरत जब आप लागू ही नहीं कर रहे हैं। और जो आपने लागू नहीं करना तो लेके क्यों आए। पर आपकी नीयत जो सही होती तो आप जो रातों रात आप नोटबंदी कर सकते हैं, चंद घंटों में आप देश को बंद करके लॉकडाउन कर सकते हैं, जोर जबर से जीएसटी को आप पुश कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते थे जो आपकी नीयत सही थी। इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत जरूरी समझती हूँ। ये भी एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 24 में इनको सत्ता से बेदखल करके सही स्वरूप में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोष इंडिया गठबंधन के ऊपर ना आए, इसके कारण से ये फैसला हुआ है कि हम लोग समर्थन करेंगे। चर्चा में इसका विरोध करेंगे, लेकिन चर्चा में विरोध करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे कि ये संशोधन आप कीजिए इसमें। और 24, क्योंकि जो पिछला यूपीए का बिल था उसमें तो ये क्लॉज कहीं नहीं थे कि हम इसका सेंसस कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर 10 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा कि 15, ऐसा तो कुछ था नहीं। उसमें तो 33% आरक्षण की बात थी। अब आप इसमें नया क्लॉज जोड़ के इसको लटकाने के लिए लेके आए, तो क्या इस बात को समझ नहीं रहे हैं देश के लोग। लगातार अभय चौटाला जी कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में। यहाँ तक मैं कह चुका हूँ, हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है। लगातार अभय चौटाला जी कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में। यहाँ तक मैं कह चुका हूँ, हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है। हमारा जो परफॉर्मेंस है, हम तो चैलेंज करते हैं कि भाजपा का 9 साल का केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड और हमारी सरकार का काम और जो हमारी रिपोर्ट कार्ड है उसका आकलन कर लें, जनता निर्णय करेगी। बीजेपी कोशिश करती है कि वो इशू को डाइवर्ट करें, कभी मंदिर का, मस्जिद का, सनातन का, अलग अलग इश्यूज को उठाकर लोगों को भ्रमित करती ताकि लोग सवाल ना पूछ पाए। आज हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, महंगाई आसमान छू रही है, हर मोर्चे पर सरकार फेल होती जा रही है। अब ये महिला आरक्षण बिल लेकर जो आए हैं, इसमें संशोधन की जरूरत क्या थी। जो बिल हमने पहले पास करवाया था राज्यसभा में, उसको पास करते। अब ये 6-7 साल आगे होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा, तो इतनी पहले इसको करना सिर्फ हवाई लूटने का था। देश की महिलाओं ने खिलाड़ियों में, उद्योगों में, अलग अलग शोबों में, अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है।
लेकिन सियासत में, राजनीति में महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। और जिस बिल के जरिए महिलाओं को सियासत में, राजनीति में सशक्त करने की बात हो रही थी, वो सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। आखिरकार उस पर फैसला हुआ, लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, इस तरह की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन इतनी देरी क्यों हुई? ये बहुत सारे सवाल हैं। इसमें कमियों की क्या बात हो रही है, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उससे पहले देश के खिलाड़ियों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। मुझे तो विश्वास है पास हो जाएगा, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण की बात है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी लीडरशिप रोल्स में हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार सबका साथ सबका विकास की बात करी है, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो उनका दृष्टिकोण कितना साफ नजर आ रहा है कि वो उन्होंने जो बिल बहुत सालों से बल्कि दशकों से अटका हुआ था, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो यहीं से, जहां से टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी से वो स्टार्ट होगा। तो जब महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा तो उनको अपनी जिम्मेदारी भी महसूस होगी, और मुझे लगता है कि इस बिल के पास होते ही महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी है और लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। तो पीपल तभी कंप्लीट होंगे जब उसमें महिलाओं की भागीदारी पूरी रूप से होगी। ये बिल पास होने जा रहा है। हम लोग बुलाया गया कि ये प्रोमिनेंट एथलीट को बुलाया, बहुत अच्छा लगा। हम वुमेन एम्पावर और ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग कराने के लिए बहुत अच्छा लगा कि रिजर्वेशन को बहुत जरूरी है। जो गवर्नमेंट ये स्टेप ले रहा है वुमेन के लिए, रिजर्वेशन को बहुत जरूरी, वुमेन को और ज्यादा एम्पावर करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इनिशिएटिव मतलब न्यू पार्लियामेंट में ये इनवाइट किया, स्पेशली अनुराग जी ने हम लोग इनवाइट किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है। जो भी अच्छा गवर्नमेंट्स अच्छा के लिए, लड़की लोग के लिए, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग भी बुलाया गया। मैक्सिमम अपना तरफ से ना अच्छा करने के गवर्नमेंट सपोर्ट कर। I'm really happy that today I got a chance to visit our parliament, and it's an important day where they are trying to pass the women bill. So as a woman, I don't know how to express the gratitude towards the ministry and our honorable Prime Minister to bring this issue and getting it passed. So I think this is kind of new revolution is going to happen in India. मुझे लगता है आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज पार्लियामेंट में आने का मौका मिला, बिकॉज बहुत सारे लोगों को एक हमारी नई पार्लियामेंट बनी है, जिसे हमारी पॉलिटिक्स का मंदिर माना जाता है। बहुत सारे लोगों को कभी वो विजिट करने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन आज हमें ये मौका मिला, एंड उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत थैंक्स करते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी दी। एंड दूसरा कि जो महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है, उसकी बहुत खुशी है हमें कि जितना ज्यादा महिलाओं को हम इस देश में बढ़ावा देंगे, हमारा देश उतना ज्यादा तरक्की की राह पे जाएगा। और जितना ज्यादा लगातार जिस बिल पर बहस हो रही थी, लगातार जिस बिल को लेकर सवाल हो रहे थे, आखिरकार वो बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इससे पहले भी लोकसभा में यह बिल लाने की कोशिश हुई, लेकिन बात सिरे तक नहीं पहुंची, अंजाम तक नहीं पहुंची। हालांकि राज्यसभा से यूपीए सरकार के वक्त में यह बिल पास हो चुका था, लेकिन लोकसभा में यूपीए सरकार इस बिल को लाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उनके सहयोगी इसका विरोध कर रहे थे और वह सवाल उठा रहे थे कि इसमें ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाए। और आज सवाल वो आज भी उठ रहा है, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच 454 वोटों के साथ यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में इस बिल को अब पेश किया जाएगा, कानून बनने वाला है, यह सबको बिल्कुल लगने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि कितनी तकदीर बदलेगी, कितनी तस्वीर बदलेगी, कितनी सशक्त होंगी महिलाएं। क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह बिल पास किया गया है? सवाल यह भी है।
और सवाल यह भी है कि इसमें फिर जल्दबाजी क्यों नहीं हो रही, 2024 में इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा। बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। महिला शक्ति इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सभी पार्टियों की महिलाएं हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नेहा धवन जी हमारे साथ बीजेपी से, प्रोफेसर रानी रावत जी इनेलो से, कमल हांडा जी हमारे साथ कांग्रेस से और अनुराधा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि सियासत से आप जुड़ी हुई हैं और एक रास्ता अब आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के सशक्त होने को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हमारे देश में हमेशा से बात होती रही है, लेकिन शायद बातें हुई हैं, सिरे तक बातें पहुंची नहीं हैं। सबसे पहले नेहा धवन जी, एक सवाल आपसे, मुबारक भी आपको, शुभकामनाएं भी आपको, और सवाल यह भी है कि आखिरकार सबने सहयोग किया और लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ है, सिर्फ 2 वोट इसके विरोध में पड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि थोड़ा कमजोर है, इसमें ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए था, SC/ST महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए था, और जब बिल ला ही रहे थे तो इतने दिन लगा क्यों दिए, 9 साल का वक्त गुजार दिया इस सरकार ने। नासिर जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कल और आज का दिन भारतीय संविधान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला समय है। यहाँ पैनल पर बैठी सभी जितने भी महिला साथी यहाँ बैठी हैं, इन सबको इस बिल का जो है वो लाभ पहुंचने वाला है जी। और जहां तक बात है कि ये 9 साल तक लागू क्यों नहीं किया गया, कोई भी सरकार जब केंद्र में बनती है या किसी राज्य में बनती है तो वो एक विजन के तहत काम करती है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दिया था, उस वक्तव्य में भी उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन चुकी है वो महिला सशक्तिकरण को समर्पित सरकार होगी। और उस बात को पूरा करते करते, चाहे उन्होंने 3 तलाक की बात की हो, उसे लागू करवाया हो, इन सभी कामों को करते हुए 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, ये सब हमारे विजन में निहित था। और इसी विजन के तहत महिला आरक्षण जो बिल था वो भी इसके तहत था। और इन सभी कामों को करने के लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए, एक गूढ़ सोच चाहिए और संकल्पबद्ध प्रक्रिया चाहिए। वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 सालों से सरकार चल रही है, उस सरकार ने ही करके दिखाया है। आप भी जानते हैं 1970 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की सरकार से ये पूछा था कि आप जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या कर रहे हैं। 1970 के समय से लेकर आज 2023 हो चुकी है, इनके पास में, कांग्रेस के पास में 49 इयर्स ये सत्ता में रहे, 50 साल लगभग सत्ता में रहने के बाद भी जेंडर इक्वालिटी पर केवल और केवल चर्चा के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाए। और आज सवाल उठा रहे हैं 9 साल की, ये तर्कसंगत बात नहीं लगती, क्योंकि हमने 9 सालों में वो करके दिखाया है जो इन्होंने अपने 50 वर्षों में नहीं किया और देश में 75 वर्षों में नहीं किया। बार बार मैं उन चीजों का नाम नहीं लूंगी, आप सबको भी रट चुका होगा और जनता को तो रट ही चुका है। और जहां तक बात है जनता इसके साथ खड़ी है नहीं खड़ी है, इस फैसले के साथ जनता बिल्कुल खड़ी हुई है जी। और ये जनता पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनता ने स्वीकार किया हमारा राम मंदिर, 370, 3 तलाक, महिलाओं के लिए अनेक। अच्छा, एक बात और मैं इसी में आपसे एक और सवाल है, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों से भी बात करूंगा कि इस बिल को पास कराने में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही श्रेय मिलना चाहिए या अभी तक जो सरकारें आई हैं जिसने कोशिश की है उनको भी मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता और केंद्र की सरकार में बैठे सभी मंत्रीगण बहुत सहज हैं और हम खुले हाथों से ये स्वीकार करते हैं कि ये चर्चा पिछली सरकारों ने उठाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो कोई सरकार रही हो, अन्य नेताओं ने भी उठाई, हम सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या कुरैशी साहब, आपको ये बात नजर आती है कि विपक्ष के लोगों में आज इतना मादा है कि वो नरेंद्र मोदी की तारीफ स्वीकार कर सकें? आज अगर नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय से ये काम होने जा रहा है तो आग कहाँ लगी है? आग कहाँ लगी है? क्यों इस बात से चिड़न है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं इस बात का क्रेडिट ना ले जाए, भाजपा सरकार इस बात का क्रेडिट ना ले जाए? ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, क्या विपक्ष के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? ठीक है, मैं आता हूं और सवाल जो आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। कमल हांडा जी, बधाई आपको भी। और आज
सोनिया गांधी ने भी कहा, सोनिया गांधी जी ने, कि हम इसके समर्थन में और इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हैं। राजीव जी का सपना पूरा हो रहा है। हम हमेशा से इस बिल को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शुरुआत की होगी किसी ने, लेकिन जो अहमियत दिखाई है, जो ताकत दिखाई है इस बिल को पास कराने में, वो सिर्फ बीजेपी ने दिखाई है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी कल कहा था कि शायद कुछ कामों के लिए भगवान ने, ईश्वर ने मुझी को चुना है। आपने कोशिश तो की, लेकिन उस कोशिश में शायद वो जज्बा नहीं था जो कामयाब हो पाती। मैं जवाब जी मैम जी जवाब दे दूं? जी आप दीजिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ नासिर जी, पहले तो आपको आदाब, बाकी प्रवक्ता बहनों को मेरा सादर नमस्कार, बाकी प्रवक्ता बहनों को मेरा सादर नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से। झूठ, धोखा और बहाने कुछ वक्त के लिए राजनीति तो चमका देंगे, मगर ना भूलिएगा कि इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी। धोखेबाजों को एक बार धन्यवाद तो जरूर बोलूंगी, क्योंकि वक्त रहते हम उनकी चाल समझ गए। और गिरते हुए पत्तों से कुछ सीख लीजिए, गिरते हुए पत्तों से कुछ सीख लीजिए। बोझ बन गए हैं देश पर, अब विदा लीजिए। तो मैं शुरुआत करूंगी, पहले मुझे लगता है नेहा धवन जी की बातों का मैं जवाब दे दूं, उसके बाद मैं फिर बाकी बातों पर आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने भी बनाकर रखे हुए हैं जो इफ्स एंड बट्स हैं उसमें। एक तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस नेक काम के लिए मुझे चुना। ऐसा है, राज्यसभा में तो कांग्रेस के टाइम पे ही 9 मार्च को 2010 को ये पारित हो गया था राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में अटक गया था। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में हो तो उसके लिए हमारी लौह स्त्री इंदिरा गांधी जी ने 40 साल पहले महिला कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी। दूसरी बात, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी भी कांग्रेस ने शुरू की थी। अब मैं नेहा जी की बातों के कुछ जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि इस नेक काम के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे चुना। सच में मैं तो कहूंगी देश बेचने के लिए भी आप ही को चुना। जितना भ्रष्टाचार मैक्सिमम हुआ उसके लिए भी प्रधानमंत्री को चुना। पीएम दृढ़ निश्चय के साथ ही उन्होंने काम किया, दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने देश भी बेचा, चाइना को जगह भी कब्जाने दी उन्होंने, और साथ में उन्होंने अडानी के साथ मिलकर खूब बड़े बड़े घोटाले किए और उसके नाम पर चुप हो जाते हैं। साथ साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट दिखाए, वो पूरी हमारे देश ने ही नहीं दुनिया ने भी देखे हैं। और एक इनकी बात का जवाब, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये ब्रिजभूषण सिंह, संदीप सिंह और अजय मिश्र टैनी, कुलदीप सेंगर, ऐसे बहुत से नाम हैं। तब इनको महिलाओं का ध्यान क्यों नहीं आता, मैं ये पूछना चाहूंगी। और दूसरी बात, 9 सालों में ये कहते हैं हमने वो कर दिखाया जो 70 सालों में नहीं हुआ। वाकई में 9 सालों में इन्होंने जो देश को बर्बाद किया, जो सारे हमारे पुरखों के टैक्सेस से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे, वो अडानी को कौड़ियों के मोल बेच दिए। हमारे ही पैसे, यानी कि हमारी जूती हमारा ही सर, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, ये इनको शायद पता नहीं है। और एक पॉइंट, लाल किले की प्राचीर से वो कहते हैं जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार वो, और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था। वो बेटी बचाओ एक इनका वो स्लोगन नहीं था, बेटी बचाओ जो है एक चेतावनी थी कि इनके बीजेपी के बलात्कारियों से बचा कर रखें। अब मैं बात करूंगी संविधान इसकी, सॉरी बिल की जो है सभी को नहीं कह सकती आप बलात्कारी, और इस तरह से कुछ कुछ हर पार्टी में हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ आप एक नहीं, सभी तो नहीं, मैंने नाम लिए, मैंने स्पेशली नाम लिए नासिर जी, मैंने नाम लिए उनके, संदीप सिंह के, इनके वो पुलकित आर्य हैं, कुलदीप सिंह सेंगर है, हाथरस की गुड़िया है, कठुआ की बच्ची 8 साल और एक पुजारी, अपने आप को ये सनातनी कहते हैं। मेरे को पॉइंट्स पे आने दीजिए जो इनके इफ्स एंड बट्स हैं। नेहा धवन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, उम्मीद करती हूँ आप भी शांत रहेंगी। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी की जो बात आप करते हैं, ये हमारा सेंसस जो है यानी कि जनगणना शुरू होनी थी 2021 में, आपने शुरू क्यों नहीं की? मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि पहले तो आपकी जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन होगा, उसके बाद फिर ये लागू होगा, यानी कि इसको कम से कम 5-6 साल लागू होने में लग जाएंगे। अगर आप ध्वनि मत से बहुत सारे, क्योंकि इनकी मेजोरिटी है लोकसभा में, ध्वनि मत से अगर आप बहुत सारे बिल पारित करा सकते हैं तो ध्वनि मत से ये भी करवा दे। नहीं हुआ, अच्छी बात है, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए सर। ध्वनि मत से इसको विद इमीडिएट इफेक्ट कर देते, मैं ये कहना चाह रही हूं। मैं
विद इमीडिएट इफेक्ट। वाई जनगणना पहले करा लेते, परिसीमन हो जाता, तो उसके बाद तो ये तभी लागू होगा ना। ठीक है मैम, ये सवाल बहुत अहम है ए के अंडर कि इसको हम इंतजार क्यों करें 2029 का। मैं आता हूं आपके पास कमल आंडा जी। सर 1 मिनट मेरे को आप जी मैम। नहीं सर 30 सेकंड्स और दीजिए, 30 सेकंड्स और दीजिए, मैं बात कर लूं जरा। रातों रात ये काले कानून लाए कृषि के, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सलाह करे, बिना किसी से बात करे हुए। जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन बिना किसी से पूछे ये लागू कर देते हैं, बिना किसी से सलाह लिए हुए कि देश पर इसका क्या असर होगा। लॉकडाउन भी इन्होंने अनप्लान्ड लगाया, जीएसटी एकदम से लगा दी, और साथ में जीएसटी कहां से कहीं पर आप देखिए 18% है, कहीं 12, 40% तक है। तो ये देश के क्या वो महिलाएं मार नहीं खा रही हैं, प्रहार नहीं हो रहा उनके ऊपर, जो इन्होंने ये सब चीजें लागू कर दी और लोगों के काम धंधे बंद हो गए। ठीक है, तो ये बहुत अहम सवाल है। मैं जरूर हम नेहा धवन जी से पूछेंगे, लेकिन अनुराधा शर्मा जी आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया। आखिरकार ये लोकसभा से पास हो चुका है बिल, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा जब राज्यसभा में पहुंचेगा, इस बात की पूरे संभावना है। सभी ने कह दिया हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ उठ रहे हैं ओबीसी महिलाओं को लेकर, SC/ST महिलाओं को लेकर, और सवाल ये उठ रहे हैं कि लागू क्यों नहीं कर रहे फिर इसी को हाथ के हाथ। लेकिन सरकार कह रही है कि हर एक चीज का सिस्टम होता है, एक विजन के साथ आगे चलती है सरकार। आप नेहा धवन जी को सुन रही थी अभी। अनुराधा जी मैम। बार वो फ्रेम जा रहा है, फ्रेम हमारे यहाँ से तो ठीक है जी। आप बोलिए अनुराधा जी। हाँ चलिए अनुराधा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। रानी रावत जी, यही सवाल कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक विजन होता है, हर एक चीज में सिस्टम के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ती है, और ये बात संसद में भी उठी थी आज कि कानून और संविधान को ताक पर रखकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसके हिसाब से चलेंगे। हम लेकर आए, ये हमारी ताकत थी, वरना कोई ऐसा नहीं कर पाया इस महिला आरक्षण बिल को लेकर। खबरें अभी तक की टीम को मेरे नमस्कार, आसिफ जी आपको नमस्कार। जी मैम नमस्कार। और मेरी बहन को जो अलग अलग पार्टी से आई है और अपने बहुत ही शुभ संकेत हमारी दूसरी माताओं बहनों को भेज रही है, सबको मेरा नमस्कार, और हमारे तमाम ऑडियंस को नमस्कार। हमें यहाँ पे भाषणबाजी या कहें की जरूरत नहीं है। हम यहाँ इस मंच पे आए हैं और आपके माध्यम से मैं तो गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहती हूँ। अब ये क्योंकि अमेंडमेंट बिल है, 128th अमेंडमेंट बिल है, और अभी तो सेशन चल रहा है, जो क्लॉज है जिसमें सेंसस की बात है और डिलिमिटेशन की बात है, उस क्लॉज को फॉर द टाइम बिंग अगर हटा दें जी, और 33% रिजर्वेशन अभी से लगा दें, हाँ, तो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि सभी पार्टीज इसके लिए राजी हैं और हमारी माताओं बहनों को लंबे टाइम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और तमाम पार्लियामेंट्रियन को रिक्वेस्ट है कि इस बिल को अमेंड करके और तुरंत लागू किया जाए। ठीक है मैम। अनुराधा जी, मैम आपकी उस टाइम पर आवाज नहीं आ रही थी। अनुराधा जी अब बोलिए आप जी। अनुराधा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैम आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन नेहा धवन जी सवाल आ गए हैं आपके सामने कई सारे कि आपकी नियत इतनी ही सही है, चुनाव से जोड़कर आप इसको नहीं देख रहे। जो बात खुद गृह मंत्री ने कही कि हम चुनाव के फायदे के लिए सब चीजें नहीं करते हैं, तो चुनाव से जोड़कर नहीं देख रहे, चुनावी फायदा नहीं हासिल करना, तो फिर 2024 में ही क्यों नहीं? ये परिसीमन और जनगणना का इंतजार क्यों? उसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। नासिर जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व में जो चल रही है, ने कभी भी कोई भी काम राजनीतिक उद्देश्य के साथ नहीं किया।
हमने सत्ता कभी भी नहीं सोची। सत्ता में तो विपक्ष ही रहे हैं, हमेशा कांग्रेस ही सत्ता में रही है। हमने तो कभी सत्ता को सत्ता नहीं माना, हमने सेवा माना। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी ही अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, सेवादार बोलते हैं। हमने अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा कोई नहीं है, किसी भी एजेंडे को बनाकर राजनीति करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। विपक्ष ने तो बाल की खाल निकालनी है, कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए, विषय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन आपने तो अड़चन डालनी ही है। ये विपक्ष का जो है इस समय जो चेहरा है वो जनता के सामने आ रहा है और जनता भी देख रही है। जनता बहुत समझदार है। आज जनता को बरगलाना आसान नहीं है, जनता को पता है क्या उनके पक्ष में और क्या उनके विपक्ष में हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक बात है, सबसे पहले हमारी सरकार ही पंचायती राज के अंदर निकाय जो था उसमें 33% आरक्षण को लेकर आई और उसके बाद पढ़ी लिखी पंचायत की बात भी हमारी ही भाजपा की सरकार ने की। आज उनके प्रतिनिधि, महिलाओं के जो प्रतिनिधि थे, वो ऑफिशियल मीटिंग्स में नहीं बैठ सकते, इस तरह का प्रावधान भी हमारी ही सरकार लेके आई। ये सभी काम महिला को सशक्तिकरण की ओर ले जाते हुए ही थे। तो जनता को हमारे पर विश्वास है। जहां तक बात है 24 में इसको लागू ना करने की, तो मैं एक एडवोकेट हूं और आप सब भी पढ़े लिखे हैं, जनता भी पढ़ी लिखी है। ये बात आप समझते हैं कि संविधान में बदलाव करने हैं तो उसका एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। लोकसभा में पास आज हो गया है, राज्यसभा में जल्द ही पास होगा, फिर ये बिल जो है वो राज्य सरकारों के पास भेजा जाएगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी सम्मानीय विपक्ष के लोग यहाँ बैठे हैं, उनके माध्यम से ये बात उनकी पार्टी तक पहुंचा दी जाए और जनता के सामने ये बात मैं आपके माध्यम से लाना चाहती हूँ कि जब ये राज्य की सरकारों के पास जाएगी तो जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, उन राज्यों के हाथ में होगा कि अड़चन लगाएं या इसे पारित करें। जनता वो दृश्य भी देखेगी कि अगर हमारे राज्य में जहां भाजपा की सरकार है वो राज्य अगर इसे पास करते हैं तो और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो इसे पारित करती हैं समय पर या नहीं करती हैं। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और संविधान को बदलना, क्योंकि संविधान के बहुत पेच हैं, एक जगह पर नहीं कई जगह पर बदलाव करने लेकिन ये बात है कि जब सरकार ने चाह लिया है कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए और इस बिल का फायदा मिले, विपक्ष भी ये कह रहा है कि हम हर तरह से साथ हैं, तो जल्दी क्यों नहीं हो सकती मैम? नासिर जी, प्रक्रिया सब कह रहे हैं कि कोई अड़चन नहीं लगाएगा। प्रक्रिया को चेंज नहीं किया जा सकता, वो तो होगी ही। इसके बाद जब अब राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा, उसका सत्र लगेगा, उसके बाद राज्यों के पास भेजा जाएगा, वहां से रिपोर्ट वापस आएगी, तो उसके बाद चेंज जितना भी समय लगेगा उतने में ये काम होगा। कमल हांडा जी, आपने जो सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया है, चरणबद्ध तरीके से आगे चल रही है। बाकी अब जो मंशा आप लोगों की है कांग्रेस की कि हम साथ में हैं, तो उसका देखने को मिलेगा कितना समर्थन वाकई में विपक्ष के नेता और विपक्ष की सरकारें अलग अलग राज्यों में वो कर रही हैं। अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुराधा जी, आप तक मैं आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। इस बिल को लेकर पास हो चुका है, क्या कहेंगे आप? सरकार का ये कहना है कि हमारी नीयत भी साफ है, हम चुनाव के फायदे से ऐसे फैसले नहीं लेते, हमारा मकसद महिलाओं को सशक्त करना था और हम कर रहे हैं, इससे पहले की सरकारें नहीं कर पाई। नासिर, मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ नासिर, मेरी आवाज मिल रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आप अपना हाँ हाँ नासिर, मैंने बाकी जी मैंने बाकी लोगों की बात नहीं सुनी, जो आपके पैनल पे बाकी लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। देखिए, ये इस बात के लिए आम आदमी पार्टी अपनी प्रसन्नता, अपना सपोर्ट ये व्यक्त करती है कि महिलाओं को उनको अधिकार देने की बात पार्लियामेंट के अंदर आई और बिल भी लोकसभा में पास हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, लॉ या कानून या बिल जो भी पास होते हैं उनका सिर्फ पास होना काफी नहीं होता, उनका एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी होता है। उसके एग्जीक्यूशन के बिना उसकी सकारात्मकता का कोई अर्थ नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आप इस बिल की स्टडी करते हैं तो इस बिल के अंदर सेक्शन 5 में 334A में जब आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे, आपको मैं कंक्लूड करके बता देती हूँ कि आपकी नॉलेज में आ ही गया होगा, क्योंकि कल से इस बिल के ऊपर डिबेट हो रही है कि ये आरक्षण 2024 के चुनाव में लागू नहीं होगा। मैं यहाँ 2 सवाल रखना चाहती हूँ और मैं चाहूंगी कि अगर भाजपा के प्रवक्ता पैनल पे हैं तो वो इस बात का जवाब दें। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी,
9 साल के अंदर क्या उनके पास समय नहीं था या उन्हें याद नहीं आया कि वो महिला शक्ति का वंदन करें? दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि यदि इस बिल को लागू नहीं करना है तो अब चंद महीने पहले जब चुनाव सर पे आ गया है, इस बिल को लाने का औचित्य क्या है? हमारे संविधान के नियमों के अनुसार 2026 से पहले ना डिलिमिटेशन हो सकता है, ना जनगणना हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि फिर ये झुंझुना देश की महिलाओं को देने की आवश्यकता क्या है? मैं ये कहना चाहती हूं कि इतने सुंदर शब्द प्रधानमंत्री जी ने बोले, भाजपा के सांसद बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं, नारी शक्ति वंदन, लेकिन इस वंदना की जो कुछ चौपाइयां हैं जो वो ना बोल पा रहे हैं और ना उनकी बोलने की हिम्मत है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस बिल को लाना सिर्फ महिला वोटर्स का ध्रुवीकरण करना है, महिला वोटों को आकर्षित करना इस बिल को लाने का उद्देश्य है। यदि ये उद्देश्य नहीं है तो इस बिल को लागू हो जाना चाहिए था 2024 में। क्यों? क्योंकि इसी भाजपा के नेता, इसी भाजपा की महिला सांसद, इसी भाजपा की महिला विधायक, इसी भाजपा के प्रधानमंत्री, इसी भाजपा के गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल पाए इस देश की महिलाओं के लिए, जब मणिपुर के अंदर सरेआम उनके साथ दुराचार हो रहा था, जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था। इसी भाजपा के नेता, इसी भाजपा के प्रधानमंत्री एक बार नहीं बोल पाए जब तिरंगे की शान को बढ़ाने वाली महिला रेसलर्स को उनकी गर्दन के ऊपर पैर रख के बालों से खींचा जा रहा था। इसी भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अंदर संदीप सिंह को संरक्षण दे रहे हैं जो यौन उत्पीड़न के चार्ज में फंसे हुए हैं। इसी भाजपा के गृह मंत्री ब्रजभूषण शरण को संरक्षण दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण की जो जमानत। ठीक है मैम, आपके सवाल, अब उन सवालों के जवाब अनुराधा जी, फिर मैं दोबारा से मैम आपके पास आता हूँ। कमल हांडा जी भी आपके कुछ सवाल थे, फिर नेहा दमन जी आपके पास आता हूँ। जी कमल हांडा जी, आप मैम, हाँ आप हाथ उठा रही थी जी। हाँ जी सर, जी मैं ये कहना चाहती थी कि ये रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर को बदल देते हैं, इतने काम कर देते हैं, रातों रात काम कर देते हैं। और ये जो वुमेन बिल लाया गया है, रिजर्वेशन का बिल, मुझे ये लगता ही नहीं, बल्कि आई एम श्योर कि ये पैनिक रिएक्शन है, क्योंकि इंडिया का गठबंधन बन गया है। इट इज जस्ट टू ल्योर द वुमेन पॉपुलेशन फॉर वोटिंग, कि अच्छा ये बन गया। अब 3 तलाक भी कितना लागू हुआ वो कोई नहीं जानता है कि लागू हुआ है नहीं हुआ है, प्रैक्टिस उसकी हो रही है, अभ्यास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये किसी को नहीं पता। बाकी इतने इफ्स एंड बट्स हैं इसमें, तो ये चले, इसका काम फिर कैसे चलेगा आप खुद ही बताइए, जो 5-6 साल पहले से लागू ही नहीं हो सकता। यहाँ तो इसकी देखिए रजामंदी सब दलों ने ऑलमोस्ट दे दी है। 354 लोगों ने अपनी उसमें रजामंदी दी और खुश भी हैं बहुत सारे लोग, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे देश में 90 जो हैं सचिव हैं, सेक्रेटरी, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं, उनमें से ओबीसी जो हमारे कंट्री में जिनका एक बहुत बड़ा चंक है उनकी पॉपुलेशन का, 90 में से आप हैरान होंगे, राहुल जी भी आज बोल रहे थे कि सिर्फ 3 उन्होंने रिसर्च किया, सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। जो बात आप उठा रही हैं, तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी ने जब बिल पेश किया था तो उसमें भी नहीं था ओबीसी वाला। एक चीज और सर, और इसीलिए आप लोग लोकसभा पेश नहीं कर पाए थे, इसलिए विरोध किया था समाजवादी पार्टी ने। आप जी, और जैसे इन्होंने कहा नासिर जी, जैसे इन्होंने टाइम मैनेजमेंट है कि कानून के प्रावधान के हिसाब से सब कुछ होगा, तो कानून कहाँ पर है इनके पास? कानून का राज कहाँ है? कानून का राज तो खत्म ही कर दिया इन्होंने, तो सब चीजें ईडी सीबीआई सब तो इन्होंने अपने अनुकूल कर ली। जो इनके खिलाफ जाता है वो जेल में जाता है, तो ये कहाँ से? उसमें महिला पत्रकार भी है, मैं ये भी बता दूं आपको, मैं जिनको जेल भेजा, लंकेश को मारा गया बेंगलोर में, शी वाज शॉट डेड। ठीक है मैम, क्या वो महिला नहीं थी? तब इनको नजर नहीं है कि महिला क्या है? महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठ गए। बिल पर भी कह दिया गया कि इसको झुंझुना कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस प्रवक्ता कह रही है पैनिक रिएक्शन है इंडिया गठबंधन का। प्रोफेसर रीना रावत जी, रानी रावत जी, सॉरी रानी रावत जी, प्रोफेसर रानी रावत जी। हाँ जी, ये एक तो जैसे थोड़ी सी आप जब भी शुरुआत करवाएं एक बार लिमिट्स बता दें ताकि डाइवर्ट ना हो हमारा डिस्कशन, उससे टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। ये आज का सेशन स्पेसिफिकली वुमेन रिजर्वेशन बिल के रिगार्डिंग है।
तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि अभी भी कोई देरी नहीं है, सेशन चला हुआ है और अमेंडमेंट बिल है ये, और इस क्लॉज को जहां पे डिलिमिटेशन की बात है, सेंसस की बात है, इसको एक टाइम के लिए होल्ड कर लें और इस जो रिजर्वेशन को 33% रिजर्वेशन को 2024 से लागू कर ले। अच्छा, आप इस बात से सहमत हैं रानी रावत जी, जो सवाल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने और कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाए कि दिखावा है, झुंझुना है, इंडिया गठबंधन का पैनिक रिएक्शन है, नियत ही नहीं है सरकार की, सिर्फ इसके जरिए वोट हासिल करना, महिलाओं को आकर्षित करना चाह रही है सरकार? ये फैक्ट है, क्योंकि इस तरीके के इसमें राइडर लगा दिया, महिलाएं 15-15 साल थोड़ी वेट करेंगी और ये राइडर लगा दिया, आगे पता नहीं और कुछ हो सकता है, इतनी मेजोरिटी कभी आए ना। जो इस बार हर वर्ग खुश है, सभी जो पार्लियामेंट्रियन है वो खुश है और सब ये चाहते हैं कि 2024 से ये बिल लागू हो। नेहा धवन जी, सवाल कई सारे हैं, सभी ये चाहते हैं, तारीफ भी की जा रही है, समर्थन भी किया जा रहा है, लेकिन सभी ये चाहते हैं कि 2024 से ही लागू हो। और जो इसमें अभी, चाहे वो परिसीमन की बात हो, चाहे जनगणना की बात हो, उसको होल्ड किया जाए और लागू कर दिया जाए, कोई मुश्किल नहीं है सरकार के सामने। एक तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि इसको झुंझुना कहा जा रहा है कि सिर्फ वोटों के लिए महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश और कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन की वजह से पैनिक रिएक्शन है, घबराई हुई है सरकार। हमारे पास तो नासिर जी काम इतने सारे हैं, हमने इतने विकास के कार्य किए हैं, इसलिए हमारे अंदर कोई बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट विपक्ष के अंदर है और जो बौखलाता है वही ही झुंड बनाता है। झुंड हमने नहीं बनाया है, झुंड विपक्षियों ने बनाया है और वो झुंड में चल रहा है। इसलिए ये एक जो फ्रेज बौखलाहट का विपक्ष हमारे लिए इस्तेमाल कर रहा है, जनता के सामने आपका चेहरा क्लियर है कि आप बौखलाए हुए हैं और आप झुंड की राजनीति कर रहे हैं। जहां तक बात अनुराधा जी ने कही, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहूंगी। वो खुद भी एक महिला है, क्या उन्होंने कभी केजरीवाल जी से ये सवाल पूछा है कि पंजाब के अंदर जब इलेक्शन थे तब क्यों 50% महिलाओं को टिकट पंजाब में नहीं दी गई? क्यों दिल्ली में आज तक 50% टिकट महिलाओं को क्यों नहीं दी गई? अनुराधा जी को ये सवाल आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल से पूछनी चाहिए। झुंझुना तो आपके हाथ में दिया हुआ है अनुराधा जी की आपको टिकट मिलेगी, लेकिन 33% आरक्षण हमारी सरकार लाएगी तो आपका सपना पूरा हो पाएगा, अदरवाइज तो अरविंद जी ने भी आपको झुंझुना ही देकर रखेंगे। दूसरी बात, जहां तक बात आती है कांग्रेस की प्रवक्ता की, तो मुझे नहीं लगता कि वो उल बात करके डिस्कशन को एक दूसरे डायरेक्शन में मोड़कर हमेशा बेरोजगारी और पता नहीं क्या क्या नैरेटिव सेट करते रहते हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहूंगी, 49 इयर्स आप कंप्लीट सत्ता में रहे, क्या आपने हर घर में राशन पहुंचाया? क्या आपने हर घर में चूल्हा, आपके राज में हर घर में चूल्हा जलता था? आपके राज में एक लाइन कही जाती थी कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को भी एक प्रश्न देना चाहूंगी, वो भी सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से पूछिए, उनकी सरकार के समय में जब वाड्रा जी जो उनकी पार्टी के दामाद हैं, उनके नाम पे दिन रात कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे, क्या ये सवाल कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे पूछ सकता है? आपके कार्यकाल में इतनी मनगढ़ंत बातें आप कहे जा रही हैं चैनल पर बिना सोचे समझे कि इन बातों का क्या हश्र होगा, क्या बात सामने आएगी। आप अपनी विश्वसनीयता बनाइए मैडम, आप चैनल पर बैठी हैं, कोई भी बात मुंह में आए वो मत निकालिए। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो लोग गायब हो जाते थे, कांग्रेस का इतिहास रहा है कमल जी? आप इतिहास की बुक लगता है पढ़ते नहीं है, आपको पढ़नी चाहिए। रातों रात लोग गायब कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे, ना कि भाजपा की सरकार में। इसलिए आज लोग, दादागिरी से सत्ता पे राज कौन करता था? थानों में दादागिरी किसकी थी? कांग्रेस के समय में थी। हमारे समय में तो महिलाएं सुरक्षित तरीके से थानों में जाकर, महिला थाने किसने खुलवाए?
थानों में जाकर आज FIR दर्ज जी। कराती है, ऑनलाइन FIR चलिए मैम, कराती क्योंकि है। अब ये विश्वास हम कंक्लूड भी करेंगे एक प्रतिक्रिया आप सभी की। किया है। हाँ। ये सुरक्षा का दायरा न सिर्फ भारतीय जनता ठीक है। पार्टी की सरकार ने दिया है, कमल कांग्रेस के कमल समय में हांडा तो हाँ जी, दंगई मैं जो थी। महिलाओं देना को चाहूंगी नासिर सुरक्षित जी। करने का बीड़ा भी हाँ, भारतीय बस, जनता 10 पार्टी ने सेकंड उठाया और 10 आपके सेकंड में बहुत सारे हाँ सवाल जी, उठा दिए और 10 सशक्त सेकंड भी वो में। कर रहे हैं इस तरह के बिल लाकर उसको पास करवा कर। जी नासिर जी ये टाइम ये फालतू की बातों के लिए नहीं है, ये टाइम आप चलिए डायरेक्शन वो दो तो प्रैक्टिकली जब तक मेरी बहनों एप्लीकेशन को नहीं होती, जब तक कि उसको व्यवहारिक तौर से उसको जब तक अपनाया नहीं जाता, तब तक वो बिल जो है खारिज का ये मैं पूछ लेता हूँ। चलिए हाँ, कमल हांडा जी, तो बहुत अहम सवाल है कि 2024 में कैसे लागू किया जाए, 2024 से कैसे फायदा मिले। बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि एक प्रक्रिया है, एक प्रावधान है, एक सिस्टम है, 2026 से पहले उससे पहले नहीं हो सर, सकता, एक सवाल- लेकिन एक उसके सवाल, अलावा आपके पास बहुत सारे उपाय। जी कमल हांडा जी, जल्दी से। कंक्लूडिंग कमेंट जी मैम, हो सकता है, बिल्कुल हो कंक्लूडिंग सकता है, अगर चाहे कमेंट तो सर। चाहे तो ये क्या तो नहीं जैसे हो सकता। इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं हो सकती तो खाली कागजी कार्रवाई है, नंबर 1। दूसरी नहीं, बात, जैसे ये limitation जुमलेबाज पार्टी है, भारतीय जी, जुमलेबाज limitation पार्टी या अलग भ्रष्ट issue जुमलेबाज है। पार्टी अगर कहूँ शुरू मैं, करना है तो इन्होंने देश एक को ठगा है, बार महिलाओं को 33% ठगा है रिजर्वेशन और करें एक और और नया जुमला delimitation और के एक बाद शिगुफा उसके बाद इन्होंने सीटों की हवा में छोड़ distribution दिया of the है, according करते। महिलाओं को मिल्योर करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए कि देखो मोदी सरकार ने ये काम किया। जबकि मोदी सरकार का मकसद अंदर क्या होता है, ये कहते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन इनकी मंशा कुछ और होती है। मैं फिर से कहूंगी, इनकी मंशा कुछ और होती है और इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। ठीक है। इन्होंने 9 साल में जो कहते हैं ना कि हमने वो क्या किया, 9 साल में इन्होंने देश को जमकर लूटा है। इन्होंने युवाओं को पीटा है, इन्होंने महिलाओं को पीटा है, रेसलर्स बेटियां जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं, डेकोरेटेड गर्ल्स हैं, जो उनकी गर्दन पे पुलिस का जूता मैंने देखा है अपनी आंखों से। अनुराधा शर्मा, वो वीडियोस वायरल फाइनल कमेंट देखी है मैं आ रहा हूँ। और मणिपुर की बात प्रोफेसर रानी रावत जी आपके पास भी। अनुराधा अनुराधा शर्मा जी, हाँ अनुराधा शर्मा जी। और डिटर्मिनेशन हो तो कानून आराम से नासिर, लागू ये हो सकता बिल है और इस समय लाना 2024 से और ही उसको लागू न करना, इस बात का अपने कर सकते हैं। जी मैम, आप मेरे बीच में ना बोले मैम प्लीज। आप बोलिए मैम, आप बोलिए ये अनुराधा जी। इस बिल को इस समय लाना, जी इस बिल को इस समय लाना और उसको लागू ना करने की क्लॉज डाल देना, इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। मैं इस बात को प्रूव करने के लिए 2 बातें बताती हूँ आपको। लाल किले से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात करके हिंदू मुस्लिम की वोटों का ध्रुवीकरण किया। निर्भया कांड के बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए बिल लाकर, कानून बनाकर कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकेंगे, इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। आवास योजनाओं में फर्जीवाड़ा किया, उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़ा किया, आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा किया। और भाजपा की प्रवक्ता को बता दूं मैं, वो सरकार बनने के बाद में प्रवक्ता बनी है। बीजेपी कह रही है कि एक सिस्टम प्रक्रिया, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, कि लागू हो जाए, सब ये चाहते हैं। जी 1 सेकंड में लूंगी मैम, रानी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उनके पास मैं आपसे कमेंट लूंगा मैम। लेना चाहती हूँ नासिर, मैं बताना चाहती हूँ नासिर जी, 1 सेकंड आप बोलिए मैम। अनुराधा जी आप बोलिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगी। आप बोलिए। नासिर, मैं बताना चाहती हूँ कि ये भाजपा की प्रवक्ता सरकार बनने के बाद में प्रवक्ता बनी है। इस अनुराधा शर्मा ने जो बात मैं बोल रही हूँ, तथ्यों के साथ प्रूव कर सकती हूँ। 25 साल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की है मैंने, और जड़ से फुलन तक जानती हूँ भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये दोगले चेहरे मैं भी समझ चुकी हूँ, देश भी समझ रहा है, और इसका जवाब 2024 में उन्हें मिल जाएगा। ये कहना चाहती हूँ मैं उनको। ये मलाई के ऊपर जो उनकी जुबान फिसल रही है ना, जरा संभल के मर्यादा में बात करें, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानती, वो सिर्फ चापलूसी की भाषा जानती है। मैं जानती हूँ भारतीय जनता पार्टी की असलियत, और देश जानता है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। प्रोफेसर रानी रावत जी, फाइनल कमेंट 2024 और उसके बाद फिर नेहा धवन जी क्या कहेंगी वो सुनेंगे। जी हाँ जी, आप बोलिए। नासिर जी, मैं ये कह रही हूँ, हम जो दोषारोपण है वो कभी भी हो सकता है। ये स्पेशल सेशन है और पहला बिल था और नया पार्लियामेंट में और पहला बिल, और इसको अगर पॉजिटिव मंशा के साथ लाए हैं, तो अगर डिटर्मिनेशन है गवर्नमेंट की और हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो इसको लागू कर सकते हैं 2024 से। जिस क्लॉज में
जैसे सेंसस है या डिलिमिटेशन का पोर्शन है, जैसे ही वो हो जाएगा रिजर्वेशन उसी अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलोकेट कर देंगे। और जब तक 33% रिजर्वेशन ले आए, और वो पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंड है कि किस एरिया को किस सीट, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट देनी है। तो जब तक एटलीस्ट ये शुरू तो हो जाए। ठीक है मैम। जैसे ही डिलिमिटेशन होगी, सेंसस होगा, तो उसी तरीके से रिजर्वेशन आ जाएगी। मैं आता हूं। नेहा धवन जी, मैं आपसे भी फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले रेणु भाटिया जी हमारे साथ हैं, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन। रेणु भाटिया जी नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। रेणु भाटिया जी, एक सवाल उठ रहा है, हमारे साथ महिला प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। पहले तो आपको भी बधाई कि चलिए ये बिल आखिरकार पास हुआ, लेकिन साथ में सवाल ये उठ रहा है कि 2024 से ही क्यों नहीं, और इसको लेकर मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है सरकार की कि सरकार अगर सही नियत से लेकर आई तो 2024 में लागू क्यों नहीं करवा रही। देखिए, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। अभी अमित शाह जी को आपने सुना जब वो अपना संबोधन दे रहे थे 6 बजे, उन्होंने कहा कि किसी चीज की शुरुआत तो करिए। यहाँ तो 27 साल तक बिल को दबा के रखा हुआ था, बहानेबाजी चल रही थी, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं, इधर नहीं उधर नहीं। ये एक शुरुआत तो हुई और महिलाओं को सम्मान तो मिला, शुरुआत तो की किसी ने। ये तो शुरुआत ही नहीं हो रही थी। लेकिन ये बात बार बार कही जा रही है कि जो भी चीज होगी वो सिस्टम से होगी। अभी अमित शाह जी के बाद हमारे एक नेता बोल रहे थे कि अगर हम इस तरह से नहीं करते, जनगणना नहीं करते या जो भी सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, तो यही विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, PIL डाल देंगे। नहीं, अब यही तो विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तो इसमें ओबीसी और SC ST को नहीं लाया गया, दूसरी बात यह कि सिर्फ दिखावा है, 24 से लागू करने रही सरकार, न जाने 29 तक या 34 तक बात पहुंच जाएगी। देखिए, ये बड़ी स्पष्ट बात है, कम से कम 27 साल तो नहीं लगेंगे जो लगाए गए थे। और रही बात OBC की, अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट गिनती करके बताया और ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री बताई पूरी पिछली सरकारों की कि किस प्रकार OBC को नकारा गया। और अभी भी बताया उन्होंने कि कितने सांसद OBC के भाजपा के हैं, कितने विधायक OBC के भाजपा के प्रदेश वाइज गिनाए गए। तो ये वही बात है कि जैसे वो कहते थे सेक्रेटरीज से तो सरकार नहीं चलेगी ना, चलेगी तो संगठन से, चलेगी तो सरकार से, सिस्टम तो सरकार से चलेगा ना। तो देखिए नासिर जी, जो विरोध करना चाहते हैं वो विरोध ही करेंगे, वो बहाने ढूंढेंगे। यही क्वेश्चन अगर उनको किया जाए कि आप कहाँ थे 27 वर्षों तक, आपका OBC का सोच कहाँ थी, अंबेडकर जी को जिन्होंने नहीं जीतने दिया 2-2 बार, वो आज बात करते हैं हमारे साथ। नेहरू जी ने तो स्पष्ट उनको हराने की बात कही है, तो हिस्ट्री ऑन रिकॉर्ड दिखाई गई आज। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि इस पर कमल हांडा जी आप इस पर बोलना चाहेंगी, फिर मैं नेहा धवन जी लास्ट में आपके पास आ रहा हूँ। कमल हांडा जी कुछ कह रही है, उन्होंने सवाल उठा दिए रेणु भाटिया जी ने, तो उस पर जवाब तो दे देंगी वो। हाँ बोलिए। हाँ जी, इन्होंने रेणु भाटिया जो वुमेन कमीशन की हेड हैं, ये बिल कह रहे हैं कि दबाया गया था। दबाया नहीं गया था, राज्यसभा में हमारा पारित कर दिया गया था, लोकसभा में इन्हीं लोगों ने रोका था। नहीं मैम, लोकसभा में तो आपने पेश नहीं करने की हिम्मत कर पाई कांग्रेस। ये बार बार कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने, RJD ने ये सवाल उठाया कि भाई इसमें OBC को भी शामिल कीजिए, तो वहां पर फिर मामला गड़बड़ हो गया। प्रॉब्लम तो यही है। सुनिए, नहीं मैं आपको बता तो रही हूँ, 9 मार्च 2010 में राज्यसभा में हम ही ने पारित किया था, हमारी सरकार थी। लोकसभा में लेकिन इतने बहुत सारे जो ओपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने पास नहीं होने दिया। जो भी जिस भी दल के थे, मुझे उसकी बात नहीं करनी। लेकिन अभी ये कहते हैं कि भाई रेणु भाटिया जी जो भी बोल कर गई हैं कि अमित शाह जी ने गिनती करी है, और वो गिनती करने का उनको टाइम कब लग गया, वो तो षड्यंत्र में ही बिजी रहते हैं और किन किन क्या क्या काम वो करते हैं आपको नहीं पता। चाणक्य कह के चाणक्य का अपमान करते हैं, वो उल्टी नीतियां बनाते हैं। उनको ये है कि जैसे तैसे करके सत्ता में हम रहें, चाहे कोई मरे, चाहे किसी की लाशों पर हम बनाएं, चाहे हम अपना कमल जो है आग में खिलाएं। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। ये कहती है रेणु भाटिया जी कि हमने 27 साल तक हमने नहीं लिया। इनको 2010 का याद नहीं है, या ये आंकड़ों के साथ नहीं आती है। ये आंकड़ों के साथ बात कीजिए, हम तथ्यों के साथ बात करते हैं। नेहा धवन जी नहीं करती कांग्रेस। नेहा धवन जी।
नासिर जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अमित शाह जी ने आज अपने जो सत्र में अपना वक्तव्य दिया था उसमें ये बात कही थी कि तड़ी पार आ गए और वो बताएंगे मैम आप उनको बोलने दीजिए अब बीच में नहीं है। प्लीज। हाँ नेहा दमन जी बोलिए आप। हमारी 3 जो कैटेगरीज हैं, जनरल, एससी और एसटी, इसमें जो सदन के अंदर जो प्रतिनिधि है वो इन कास्टों का है और इन तीनों कैटेगरी में ही महिला आरक्षण का 33% आरक्षण जो है वो इन तीनों कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बात हो रही है कि आज बहुत ही ऐतिहासिक पल है और मैं महिला होने के नाते, राजनीतिक क्षेत्र में होने के नाते, सामाजिक क्षेत्र में होने के नाते आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी मनाने का पल है और मैं नहीं चाहूंगी कि इस पल को मैं इस तरह की डिस्कशंस में या मीन में निकालकर इसका जो माहौल है वो खराब करूं। और मैं यही चाहूंगी कि देश की हर महिला को आज का दिन बहुत ही खुशनुमा मनाना चाहिए क्योंकि जेंडर इक्वालिटी को सुन नहीं पा रहा मुझे, आई एम नॉट एबल टू मैम, नोबडी इज ऑडिबल टू मी। ओके मैम। 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है और हम इस बिल को अभी लोकसभा राज्यसभा में पास करके, राज्यों में पास करके इसे लागू भी करेंगे। आप भी यही होंगे नासिर जी, पैनल भी दोबारा से बैठेगा और दोबारा से मैं इनसे प्रश्न पूछूंगी कि अब लागू हो गया। आप निश्चिंत हो जाइए, ये लागू होगा। हम दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ चलने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। लेकिन अभी प्रोफेसर रानी रावत तो बता रही थी कि क्लॉज उसको हटा दिया जाए, बड़ा आसान है, सरकार की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। वो आप सुन रहे थे बार बार उसी बात पर जोर दे रही है। हाँ बिल्कुल, जहां तक ये बात आज सदन में भी चली है और बाकी जगह भी चल रही है, मैं भाजपा की तरफ से मैं देखिए स्टेट की प्रवक्ता हूँ, केंद्र के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वहां तक ये बात पहुंची हुई है। जो भी संभव प्रयास होंगे, जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। जनता को हम पे यकीन है। और एक छोटा सा जवाब मैं अनुराधा जी को देना चाहूंगी। अनुराधा जी को आम आदमी पार्टी के साथ आज बहुत लगाव हो सकता है, वो आज भारतीय जनता पार्टी को गद्दार पार्टी बता रही हैं। मैं उनको सिर्फ एक ही लाइन कहूंगी कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे लगभग 22, आज 22 में से एक व्यक्ति भी उनके साथ नहीं खड़ा है। आज केवल वो उनकी बातें जानकर आए कि जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे वो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और पार्टी के बारे में क्या विचार रखते हैं, उसके बाद चैनल पर बैठकर अपना मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, कमल हांडा जी, सरकार की नीयत पर आपने सवाल उठाए, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको क्या लगता है वाकई में ये बिल जब कानून का रूप अख्तियार कर लेगा और जब लागू हो जाएगा तो क्या हमारे देश में जो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चर्चा होती है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है, मजबूत बनाने की बात होती है, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा? बदल जाएगी महिलाओं की जिंदगी हमारे देश में, हर तबके की महिलाओं की? क्या लगता है आपको? ऐसा है सर, जो तो एजुकेटेड हैं वो तो अपना जीवन स्वयं बदल सकती हैं। ठीक है, सशक्तिकरण की जहां तक बात है तो महिलाओं को सशक्तिकरण कम नहीं हुआ है अभी तक। आप देख लीजिए जितने भी कानून है, चाहे दहेज कानून है, चाहे आपका रेप कानून है, कितने उनका मिसयूज भी हो रहा है। ठीक है, मैं जो बात फैक्ट है मैं वो भी जरूर रखूंगी मैं। ठीक है, बाकी फायदा कब होगा, कैसा वक्त होगा, कौन सत्ता में होगा, ये वक्त बताएगा। इसके बारे में मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर इनकी नीयत साफ है तो इनको 2024 में से ही लागू कर देना चाहिए, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है मैम, ये इफ्स एंड बट्स किंतु परंतु सब हट जाने चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर रानी रावत जी, बदल जाएगी महिलाओं की जिंदगी? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। हाँ जी नासिर जी, देखो जहाँ पर महिलाएं कंट्रीब्यूट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कामयाबी 2 गुना हो जाती है। क्योंकि अगर आप ये देखो, घर में महिला एक दिन के लिए कहीं चली जाती है तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और उसके बिना आप यूं देखो, कोई भी मेल अगर महिला घर में ना हो तो यूं सोचते हैं कि बाहर ही खाना पीना खा लेते हैं, बाहर ही घूम लेते हैं, घर उनको यूं लगता है कि जैसे बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया। ऐसे ही अगर महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी, महिलाएं असेंबली में आएंगी तो कानून बनाने में उनका एक अहम रोल होगा, क्योंकि कानून बनाना ही असेंबली का काम है और कानून बनाना ही पार्लियामेंट का काम है। इम्प्लीमेंटेशन तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करती है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसलिए महिलाओं की सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। महिलाएं ही बच्चों में संस्कार डालती हैं और महिलाएं ही अगर बच्चों को देखती हैं, समाज को देखती हैं। ठीक है मैम, और एक कमेंट, फाइनल कमेंट जी नेहा धवन जी, आखिर में संक्षेप में बस जी। ये बदलाव देखने मिलेगा क्योंकि कुछ सालों का डाटा अगर आप उठाकर देखें तो जो लड़कियां स्कूल जाने का रेशो था लड़कों के कंपैरेटिवली वो प्रति वर्ष बढ़ा है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी कम हुआ है, भ्रूण हत्या भी बंद हुई है और मेल फीमेल रेशो भी बढ़ा है। तो महिला सशक्तिकरण तो हो रहा है और इस बिल के पास होने के बाद, कानून बनने के बाद निश्चित तौर पर महिला की हमदर्द है और राजनीतिक क्षेत्र में उनके सुख को भी समझेगी और ये बहुत बहुत शुक्रिया नेहा धवन जी, प्रोफेसर रानी रावत जी, कमल हांडा जी, अनुराधा शर्मा जी, क्योंकि मैम वक्त इजाजत नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और आप सभी को शुभकामनाएं कि इस बिल के माध्यम से हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं बेहतर करें। राजनीति में भी कर रही हैं, देश की राष्ट्रपति महिला हैं, देश की प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, लेकिन अब और ज्यादा से ज्यादा सियासत में जब महिलाएं आएंगी तो कितना और बदलाव वो अपने लिए और अपने दूसरी महिलाओं के लिए कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बिल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, सवाल भी हैं, लेकिन ये बिल पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में पास होगा, लेकिन कानून कब बन पाएगा, लागू कब हो पाएगा, इसको लेकर सवाल देखते हैं कब तक जारी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बने रहें खबर अभी तक के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं।